आज के टाइम में पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला, खुशियाँ, रिश्ते या फिर रिश्तेदारियाँ, सब कुछ हम पैसे से खरीद सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें इन सबको या किसी को भी खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, बेइंतहा पैसा होना चाहिए। और ये अनलिमिटेड पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास पैसे कमाने के कौन कौन से सोर्स हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पर जॉब या फिर मजदूरी, जो कि हमें 9 to 6 ड्यूटी करनी होती है। इसमें हमें एक एवरेज इनकम मिलती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क वगैरह कुछ भी नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ पर आपको डीप रिसर्च करनी होगी। यहाँ पर डीप रिसर्च ना होने की वजह से 90% बिजनेस फेल भी हो जाते हैं, बहुत ही बड़ा रिस्क है, लेकिन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड पैसा भी मिल सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर, जो कि किसी और के बिजनेस मॉडल में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत कम ही हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसको सही स्ट्रेटेजी से आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड पैसा बन सकता है। वैसे तो जॉब, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बहुत ही बड़ी है। आप चाहें तो कोई जॉब करते हुए कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ कोई इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जॉब, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट में पूरी ज़िंदगी एज ए कैरियर भी बना सकते हैं, किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद। और जॉब के अलावा बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं हम परमानेंटली वेल्थी भी बन सकते हैं। तो अब अगर आपने कोई डीप रिसर्च करके कोई बिजनेस प्लान किया है तो जाहिर सी बात है बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट चाहिए। आपने वो इन्वेस्ट किया और आपका वो बिजनेस सक्सेसफुली रन भी हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका वो बिजनेस आपके गांव से, कस्बे से या फिर शहर से किसी दूसरे शहर में भी एक्सपेंड हो सके, उस बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, मगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपके पास उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए कैपिटल नहीं है, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से कुछ समय के लिए कुछ पैसों को उधार ले सकें, या फिर हो सकता है आप किसी बैंक से लोन भी ले सकें। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सूरतों में आपका दोस्त कभी भी आपसे पैसे मांग सकता है, या फिर आपका बैंक, जो कि हर महीने या फिर तीसरे महीने आपसे लोन की जो अमाउंट है ना, वो इंटरेस्ट के साथ चार्ज कर सकता है। आपने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करना ही है, तो इसके लिए आपको लगातार पैसे भी चाहिए होंगे। तो इस केस में अब तीसरे नंबर पर आता है कोई भी एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, कोई भी जॉब करने वाला आदमी या फिर कोई भी कंपनी जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और किसी एक के पास बिजनेस आइडिया है। वो एंजल इन्वेस्टर उसको पैसे देगा और उसके बदले में उसकी कुछ इक्विटी या फिर कुछ हिस्सेदारी अपने पास रख लेगा, यानी कि उसके प्रॉफिट में से 10%, 20% कोई भी एक डील डन हो सकती है, उस डील के मुताबिक वो एंजल इन्वेस्टर उससे पैसे लेगा। लेकिन अब आपका बिजनेस यहीं पर रुकता नहीं है। आप चाहते हैं कि अब आप अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर इंटरनेशनली किसी दूसरे मुल्क में भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी। इतनी बड़ी रकम अब एंजल इन्वेस्टर के पास भी नहीं है। इस केस में आपको जाना पड़ेगा किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी मतलब एक प्राइवेट कंपनी समझ लो, ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं जो कंपनियों को कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन किसी भी कंपनी को नहीं। ये पहले रिसर्च करती हैं, रिसर्च में ये देखती हैं कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फ्यूचर में इसकी डिमांड और सप्लाई, हर एक चीज़ को, हर पैरामीटर को अच्छे तरीके से देखने समझने के बाद ये वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसके एवज में यहाँ पर कुछ शेयर्स, कुछ हिस्सेदारी अपने पास भी रख लेती हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी अब यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, आप चाहते हैं कि अपनी कंपनियों को कुछ और मुल्कों में, कुछ और देशों में या फिर कहीं पर भी उसको इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल लेवल पर ग्रो करें, तो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। अब इतना बड़ा अमाउंट ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैंडल नहीं कर सकते, तो अब इसके लिए आपको पब्लिक से उस फंड को कलेक्ट करना होगा। और इस प्रोसेस के लिए आप जाएंगे किसी भी बैंक के पास। बैंक मतलब वही बैंक है जिसमें हमारे सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन होते हैं। ये बैंक दरअसल हमारे पैसों को इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज़ में, न्यू कंपनीज़ में, और फिर इस बैंक के साथ मिलकर बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद हमें हमारा कंपनी के लिए IPO रिलीज़ करने होंगे। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इस IPO के तहत हमारी कंपनी की टोटल कैपिटलाइजेशन को छोटे छोटे शेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि पब्लिक को उसको लेने में, परचेज करने में आसानी हो सके। आप एज ए कंपनी जो डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा की रिक्वायरमेंट है, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना पैसा आपको चाहिए, और बैंक ये डिसाइड करेगी कि उस IPO का प्राइस कितना रखा जाए, ताकि हर गरीब, अमीर आदमी, हर कोई आदमी उस IPO को परचेज कर सके। और इन सभी लेन देन की प्रोसीजर और प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड कर दिया जाएगा और इसको सबमिट कर दिया जाएगा सेबी को। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी इन सभी को मॉनिटर करेगा, इनको कंट्रोल करेगा, और फ्यूचर में किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी धोखाधड़ी से भी निपटेगा। तो पहली बार IPO का जो भी प्राइस था वो आपने और बैंक ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि कितने प्राइस पर ये IPO को हमने देना है, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा फंड चाहिए या फिर दोबारा आपको पब्लिक से फंड लेना है, उस केस में आप FPO के द्वारा पब्लिक से दोबारा भी फंड को रेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप अपने
प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते। जो भी एक्चुअल में उस शेयर की प्राइस होगी वही शेयर प्राइस के हिसाब से आपके एफपीओ का प्राइस भी डिसाइड होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर 10 करोड़ रुपए पब्लिक से चाहिए तो पूरा का पूरा मिल जाए। आमतौर पर कभी कभी आईपीओ फेल भी हो जाते हैं और कभी कभी ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, यानी कि हर किसी को आईपीओ मिल भी नहीं पाता। फेल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और ओवर सब्सक्राइब होने पर आप यहाँ पर आईपीओ के प्राइस को बढ़ा भी नहीं सकते। आपने एक रेंज दी होगी, उसी रेंज में आपने आईपीओ को रिलीज़ करना है। अगर ओवर सब्सक्राइब होता है, जैसे कि अगर आपने 100 लोगों के लिए ही आईपीओ रिलीज़ किया है लेकिन उसको लेने के लिए 1 लाख लोग रजिस्टर कर देते हैं, उसको लेना चाहते हैं, तो इस केस में अब आईपीओ का डिसीजन आईपीओ लॉटरी से किया जाएगा। आमतौर पर बड़ी कंपनियों का आईपीओ 3 डेज़ के लिए रिलीज होता है और छोटी कंपनियां मतलब स्मॉल कैपिटल वाली कंपनियां 4 दिनों के लिए अपना आईपीओ रिलीज़ करती हैं और इन 4 दिनों में उसका आईपीओ मोस्टली सब्सक्राइब हो ही जाता है। अब जिस जगह पर ये आईपीओ की खरीदा बेची चल रही है और यहाँ पर कई तरीके के इन्वेस्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, कुछ फर्म, कुछ बैंक हो सकती हैं। हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं या फिर एडवाइज़र रेटिंग एजेंसी भी हो सकती हैं जो किसी को कोई फंड या फिर स्टॉक सजेस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर आईपीओ में कंपनी की टोटल वैल्यूएशन यानी टोटल कैपिटलाइजेशन का जो फंड होता है ना, वो पब्लिक से नहीं लिए जाते। इसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रमोटर्स के पास रहता है, जिसको हम कहते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। और अगर कंपनी को फ्यूचर में कभी भी फंड रेज करने की जरूरत होती है तो इन प्रमोटर्स के पास जो शेयर का बड़ा हिस्सा होता है, ये अपना हिस्सा पब्लिक के लिए फिर ऑफर करते हैं और यहाँ से फंड को रेज कर सकते हैं। अगर आपने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया और आपको शेयर नहीं मिले या फिर आप आईपीओ के अलावा शेयर किसी कंपनी के लेना चाहते हैं तो फिर आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से उस कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए होगा एक सेविंग अकाउंट, जो कि आमतौर पर हम सभी के पास होता है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप अपनी सेविंग अकाउंट की सेम ब्रांच से ही खुलवा सकते हैं और डीमेट के साथ ही आपको मिल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी शेयर मार्केट में, किसी भी एक्सचेंज पर, यहाँ से आपका सेविंग अकाउंट का पैसा सबसे पहले डीमेट अकाउंट में आता है और डीमेट अकाउंट के जरिए आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी मिल जाती है। किसी भी स्टॉक को परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट से यहाँ पर एक्सचेंज कुछ सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एनएससी या फिर बीएससी में से किसी एक मार्केट को चूज करना होगा। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो शेयर है वो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड होगा, या किसी केस में आपका शेयर सिर्फ बीएससी पे मिलेगा या फिर किसी केस में आपको सिर्फ एनएससी पर ही दिखाई देगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका खरीदा हुआ शेयर आपके डीमेट अकाउंट में शो करने लगता है और आप जब भी कभी उसको बेचना चाहते हैं, आपका शेयर बिकने के बाद आपका अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में ऐड भी हो जाता है। वैसे तो शेयर मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कीवर्ड है कि इसको डिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम कई दिन का टाइम चाहिए, लेकिन आज की वीडियो भी एक बिगिनिंग वीडियो थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो कि अगले वीडियो में या फिर सीरीज में आपको देने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।